Hello friends, you are welcome in my new video of class 7th explanation of science chapter 1 NCERT। सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पूरा मैंने आपको हाफ चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था और ये वीडियो पार्ट 2 है। तो इसमें मैं आपको बाकी का जो बचा हुआ NCERT का हाफ पोर्शन रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद पार्ट 3 में आपको मैं साइंस का पूरा सॉल्यूशन NCERT का और बाकी और भी चीज़ें मैं दूँगा। तो एक बार वापस हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वो सब्सटेंस है जो कि फूड में पाए जाते हैं, उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कि फैट्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट। और जो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन वो मोड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। अब न्यूट्रिशन कितने मोड में डिवाइडेड होता है। न्यूट्रिशन दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ वो होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। सो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अगर पिछले वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया तो एक बार इसको चलिए पढ़ लेते हैं। You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. Cells can be seen only under the microscope. इसमें बताया गया है कि हमने जैसे बिल्डिंग्स देखी होंगी, तो बिल्डिंग्स कैसे बनती है, एक ब्रिक्स मतलब एक छोटी छोटी ईंटें से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो भी ऑर्गन से बनी होती है और ऑर्गन से भी छोटे सेल्स होते हैं और सेल से बड़े टिश्यूज़ होते हैं। जो सेल्स जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो जो सेल्स होते हैं, सेल से मिलकर हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हम लोग की पूरी बॉडी बनती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सेल्स होते हैं गाइस वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत। जैसे कि आपको दिया गया ये सब सेल्स हैं, लेकिन इन सबकी साइज़ जो होती है वो बहुत छोटी होती है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आइट से इनको देखना पॉसिबल नहीं है। द सेल इज इंक्लोज बाई अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो सेल है इसके बाद ये आप बाहर, एक मिनट का साइज, हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं इसके बाहर देख सकते हैं आप, ये मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल्स जो होते हैं वो एक हल्की सी मतलब पतली सी बाउंड्री से इंक्लोज रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, तो उसको, और वो जो पतली सी बाउंड्री होती है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पतली सी जो बाउंड्री उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। बहुत सारे सेल्स के पास, मतलब ज़्यादातर सेल्स के पास एक सेंट्रल में मतलब उसके सेंटर में बीच में लोकेटेड होने वाला एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं बीच में जितने भी सब बीच में चीज़ें हैं ये सब हम लोग के न्यूक्लियस होते हैं। तो और जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन में तो ब्रेन्स होते हैं, लेकिन सेल्स का जो ब्रेन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये सब इतना देखें कि जिससे ये पूरा येलो येलो ये जो पूरा भरा हुआ है सेल्स में, ये सब हम लोग का साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे मैंने, और उसके बाद एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स का उसको क्लोरोफिल कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटेक करते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और उसे अपना फूड बनाते हैं। और मैंने आपको यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंसेक्टिवर्स प्लांट्स तक। तो चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. क्या ये सही है कि जैसे जो भी प्लांट्स अगर सॉइल में ग्रो होते हैं तो उनको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल से नहीं मिल सकते हैं। अब जैसे कोई प्लांट की सॉइल में ग्रो किया गया तो अब उसको जो भी चीज़ें चाहिए सब तो उसको सॉइल में नहीं मिलेंगी ना। सेप्रोटॉप्स गाइस, यहाँ पे अभी ये खत्म होता है, यहाँ पे हम लोग सेप्रोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल। हम लोग मशरूम्स देखे हैं, मशरूम के जो पैकेट्स होते हैं जो कि वेजिटेबल में सोल्ड होते हैं मार्केट में। यू ऑल्सो हैव सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हम लोगों को जैसे फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोग को दिखते हैं और जो कि और उसमें पैचेस रहते हैं जो कि या तो रॉटिंग वुड के ऊपर पाए जाते हैं रेनी सीजन में।
Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. ये सब जो इनको जो न्यूट्रिएंट चाहते हैं सर्वाइव होने के लिए उनको कहाँ से मिलते हैं और उनको कैसे मिलते हैं। अब आपका एक्टिविटी है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। फंजाई के जो होते हैं, फंजाई जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा डायग्राम फंजाई के बारे में दिया गया है ब्रेड के ऊपर। ये जल्दी ब्रेड के, अगर आप किसी भी मतलब कहीं भी ब्रेड को अगर आप छोड़ देंगे, उसके बाद थोड़े से पानी डाल देंगे तो वहाँ पे देखेंगे आप ग्रीन ग्रीन कलर का सब्सटेंस आ जाएगा ब्रेड के ऊपर, उसको हम लोग फंजाई कहते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो फंजाई होती है उसके डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और जैसे कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक उसके दोनों नहीं होते, उसकी सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। और ये इनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये ब्रेड से, जैसे अगर ये फंजाई जो ब्रेड पे आई है तो ब्रेड से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को गेन कर लेती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते हैं उनको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो on pickles, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। अब जैसे आपको देखा होगा घर में जैसे जो अचार होते हैं उसमें अगर थोड़ी सी भी पानी पड़ जाती है तो उसमें देखते हैं आप फंजाई जमा होने लग जाते हैं। इसलिए कभी अचार को गीले चम्मच या किसी भी पानी के आसपास नहीं रखा जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें जैसे कि लेदर क्लोथ्स हो गए, इन सब पे जल्दी फंजाई पड़ जाती है, इसीलिए इन्हें ज़्यादा देर के लिए ह्यूमिड वेदर में नहीं रखा जाता। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। और रेनी सीज़न में तो ज़्यादातर बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं फंजाई की वजह से। अब यहाँ पे वही बात बताई कि आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वो वेट और वार्म चीज़ के ऊपर लैंड करते हैं तो वो जर्मिनेट होने लगते हैं और ग्रो हो जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हम लोगों ने देख लिया कि जो फंजाई की वजह से बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब ख़राब हो जाती है तो हम लोग बचा कैसे सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और शेल्टर न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी घर में जाकर रहेंगे तो हम लोग उसी के घर में उससे शेल्टर भी लेंगे और उससे खाना भी लेंगे। तो यहाँ पे वही बात बताई कि वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं। और ऐसा जो रिलेशन होता है उसको हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं तो उसको हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। और एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के लिए दिया गया बहुत सारे फंजाई जो होते हैं वो प्लांट्स के रूट में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो फंजाई को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उसके रिटर्न में जो फंजाई होता है वो प्लांट्स को वाटर और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग लीचेंस कहते हैं। A chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। और यहाँ पे बताया गया a chlorophyll containing partner, ऐसा पार्टनर जो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसको, वो जो कि एल्गा होता है और एक फंगस, वो साथ में रहते हैं, तो इनको हम लोग लीचेंस कहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू फंगस। जो फंगस होता है वो एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। उसके रिटर्न में जो एल्गा होता है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड फ्रॉम इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कैसे सॉइल में से गायब हो जाते हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। अब जैसे हम लोगों ने देखा हो, कभी आप गाँव गए होंगे या कभी आपने देखा होगा वीडियो में किसी में, तो देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड करते हैं अपने फील्ड्स में, ताकि जो उनके क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाएँ। क्योंकि जो क्रॉप्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट चाहता है और वो न्यूट्रिएंट्स चाहता है और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि उनको सिर्फ और सिर्फ सॉइल से मिलता है। और सॉइल
को बार बार इस्तेमाल करने से सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स को बार बार इस्तेमाल करने से सॉइल के अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स को ऐड करते हैं फील्ड्स में। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हम लोगों ने पढ़ा जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। So their amounts in soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया और भी बहुत कुछ। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको जल्दी ऐड करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर जैसे फार्मर ने क्रॉप को अपने लगा दिया और उसको ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और अगर उसे सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ग्रो नहीं होगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो जो फार्मर्स का जो मनी रहेगा वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होंगे तो हर चीज़ तो बेकार हो जाएगी। इसीलिए वो ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स को, मैन्योर्स को सॉइल में टाइम टू टाइम। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement. हम लोग प्लांट्स को हेल्दी ग्रो कर सकते हैं अगर हम उनके न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते रहेंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. और जैसे जो क्रॉप होते हैं प्लांट्स जो होते हैं क्रॉप, वो बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, और इसी वजह से सॉइल के अंदर का जो नाइट्रोजन होता है वो ख़त्म हो जाता है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन होता है वो मतलब एयर में भी होता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो एयर में से तो ले नहीं पाते नाइट्रोजन को, इसी वजह से नाइट्रोजन की उनको कमी हो जाती है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, उनको सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो बैक्टीरियम होता है जिसका नाम राइजोबियम है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसको प्लांट्स ले सकें। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन यहाँ पे जैसे कि देखिए राइजोबियम सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कर सकता है, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, ये बात याद रखिएगा। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। हमने जैसे पढ़ा होगा कि ये रहते हैं, ये तो देता है, उसके बाद जो रूट्स होते हैं ग्राम के, पीस के, मूंग, ये सब दाल के बारे में बताया गया है, इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड हो जाता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया। अब जब वो नाइट्रोजन उनको देता है राइजोबियम, तो उसके बदले में प्लांट्स भी तो उसको कुछ देंगे, तो उस प्लांट्स उसके बदले में उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था सिम्बायोटिक क्या होता है, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं फूड और शेल्टर प्रोवाइड करके, उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है और उसके प्लांट्स के बीच में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, और ये फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो प्लांट जो फार्मर्स होते हैं, तो जब नाइट्रोजन प्लांट्स को मिल जाएगा तो फार्मर्स को नाइट्रोजन इस्तेमाल करने के लिए नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स, बहुत सारे जो पल्सेस दाल्स होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट से। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सैप्रोफिटिक। हमने इसमें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ा कि जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बहुत ही कम ही प्लांट्स होते हैं जो कि पैरासाइटिक या सैप्रोफिटिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, और ये जो होते हैं ये न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से पाते हैं। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग हेटरोट्रॉफ्स में कैटेगराइज करते हैं, और वो प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे अपने फूड और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो आधे हेटरोट्रॉफ्स होते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है।
यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे व्हाट यू हैव लर्न दिया गया है। सो गाइस ये जो पार्ट होता है ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद में पार्ट 3 की वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। पार्ट 3 में मैं आपको फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिए, मैं आपको फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन दूंगा, कॉन्सेप्ट मैप और पॉइंट्स टू रिमेंबर, और भी बहुत कुछ गाइस थर्ड पार्ट में आने वाला है, जैसे कि वो एक क्विक रिवीजन होगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू गाइस। और मुझे राइट साइड में आपको मेरा इंस्टाग्राम का पेज और नीचे आपको मुझे फेसबुक का पेज दिख रहा होगा, उसे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।